रेस्पेक्टेड अवाम, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान और इस खास कार्यक्रम में पंडित निधि शर्मा जो ग्लोब इंडिया की एमडी हैं, आज हम सहारनपुर मुजफ्फरनगर को क्रॉस करते हुए क्रांतिकारी सरजमीन मेरठ में पहुंच गए हैं और एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो किसी तारुफ परिचय के मोहताज नहीं, खुद शख्सियत हैं, बहुत सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, देश हित में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए। सर, आप आर्मी में किस पोस्ट पर रहे हैं और आपकी कितने साल की नौकरी है? अब आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए? क्या क्या विचार है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मेजर हिमांश है। जी। मैं बेसिकली सरधना, हमारे आते हैं मेरठ सरधना से ही हैं मूलतः। जी। बाकी तो फौज की नौकरी और पढ़ाई लिखाई में हिंदुस्तान भर में रहे हैं। जी। फौज में अमूमन जैसे डॉक्टर थे तो जल्दी मेजर बन गए, हम लोग 4 साल में ही मेजर बन गए। जी। फौज में मैं 5 साल 6 साल, लगभग 5.5 साल ही रहा। जी। और पार्लियामेंट पे अटैक था, न्यूनतम 5 साल होती है। राइट सर। तो फौज में जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिनिमम होता है ऑफिसर्स का, डॉक्टर्स का 5 साल होता है। जी। शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं जी। उसको। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, तब रिलीज होने वाला था तो कुछ महीने और बढ़ गया। जी। उसी दौरान रहे दुनिया भर में, उस समय घूमने का भी मौका मिला। मक्का मदीना वही है फौज का, जी। तो सब मत्था नवाते हैं जाके। जी। कश्मीर में रहे, उड़ी में रहे। चूंकि कारगिल का युद्ध हो गया था तो ईस्ट ऑफ जोजिला गए, तो सियाचिन टेन्योर आता ही है। सभी फौजी जी। डॉक्टर्स जो जाते हैं उन्हें जाना होता है, हमारी भी जो शरीर से ठीक ठाक जी। होते हैं, और हम लोग भी रहे। तो एक शानदार सा कश्मीर का रहा, उड़ी, कारगिल, सियाचिन। जी। तो बहुत सारे मेडल मिल गए इस जी। वजह से वो मेरा कुछ नहीं था योगदान, वक्त ऐसा था और हमारी खुशकिस्मती थी। अब हम मांग तो नहीं कर सकते कि जंग हो जाए हमारी, बिल्कुल कोई सर। होटल नहीं है कि आज मैं ये खाऊंगा, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि 28 साल में 71 के बाद 99 में हुआ। हालांकि वो लिमिटेड वॉर थी, पर हम वहाँ मौजूद रहे, हमारे लिए फख्र की बात है। जी। तो एक शानदार जोरदार वो रहा हमारा कार्यकाल। और फिर उतरे तो फिर पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, फिर हम लोग पराक्रम में राजस्थान बॉर्डर पे रहे। तो एक मेरा कहना है एक्शन से भरा कार्यकाल रहा वो 5 साल का जो कार्यकाल था। राइट सर। जी। सर, आज हम मेरठ में हैं, मेरठ के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। अब मेरठ तो क्रांतिकारी भूमि है। क्या था कि मेरठ वैसे तो देखिए पौराणिक वक्त से जिक्र आता है मेरठ का। राइट सर। मैं राष्ट्र, कुछ लोग वो भी कहते हैं कि इंजीनियर रहे होंगे, और रावण के ससुर जिनकी बेटी मंदोदरी, जी सर। तो भाई हमारे शहर के ऐसी शख्सियत दामाद भी है सर। जवाई साहब मेरठ के। इसलिए ये भी माना जाता है कि रावण यहाँ जो है जलाते नहीं है भाई जवाई। और प्रकांड विद्वान थे रावण, ये भी राइट एक सर। अलग बात है। किससे इस तरीके के भी हैं, श्रवण कुमार कावड़ लेके आ रहे थे, चूंकि कावड़ यहाँ से गुजरती है आज भी, तो काफी जी। बड़ा एक मजमा सा जी। रहता है। तो कावड़ उन्होंने उतार दी थी। जी। माता पिता ने कहा भी थोड़ा और आगे ले चल, तो ये भी बैठता है, यहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब ये सब लाइटर वेन की मजाक की बातें हैं। थोड़ा आगे गए तो श्रवण कुमार को भी ध्यान आया कि भाई मैंने क्या कर दिया, सर। उन्होंने समायाचना की और चलाया। यहाँ ऐतिहासिक भाई उस दृष्टि से कि महाभारत, हस्तिनापुर, जी। तो हर दृष्टि से मेरठ पौराणिक दृष्टि से जाना, पर जो आधुनिक इतिहास में बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पे मेरठ का आया, वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वजह से आया। जी। यहाँ जो हुआ था, यहाँ थर्ड वो कैव थी अश्वरोही, उसके जवान थे, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे। जी। और उन लोगों ने गाय सुअर की चर्बी पे, कार्माइल स्मिथ उनके सीईओ थे, उन्होंने कहा कि भाई ये दांत से तोड़नी पड़ती थी। उन्होंने मना कर दिया कि साहब धर्म का मामला था, मजहब का। जी। हिंदुओं के लिए भी गाय सुअर की चर्बी और मुसलमानों के लिए भी, तो वो एक मसला है। पर वो 2 दिन का था। जी। 10 और 11 मई 1857 का। वो 11 को यहाँ से ये फौजें निकल गई थी और बहादुर शाह जफर साहब की क़यादत में जंग आज़ादी में कूद पड़ी। लेकिन बड़ी चीज जो इस इलाके की, सिर्फ मेरठ की ही नहीं, उसमें बागपत वागपती तमाम इलाका, पिलखवा, ये सारा इलाका मेरठ का पार्ट होता था। जिला बन गया भाई, हापुड़ उधर निकल गया, अब तो गाजियाबाद अलग बना, गाजियाबाद में से नोएडा भी निकल गया, तो अब कई जिले बन गए हैं, पर ये उस समय मेरठ ही होता था। बागपत, बड़ौत में, और आगे आपके मुजफ्फरनगर की तरफ जाते हुए बुढ़ाना में, सहारनपुर, मतलब देहात में एक बड़ा आंदोलन चला है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ तो 2 दिन हुआ है, जी। उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। वो जो ग्रामीण अंचल का योगदान है आजादी की पहली लड़ाई में 1857 में, वो नजरअंदाज हुआ। जी। उसके बड़े हीरो हैं भाई, उधर बाबा शामल हैं, इधर बाबा नरपत सिंह हैं,
तो इस तरीके के हीरो हैं जिन्होंने 2-2 हजार लोगों ने बिल्कुल लठ के साथ, खटपावड़ी के साथ, तलवार के साथ, भाले के साथ अंग्रेजों की तोपों का मुकाबला किया है। बहुत बसौद एक गांव है, बाकी तो पूरा उड़ा दिया गया, जी तोपे लगा कर उड़ा दिया गया। हमारी तरफ अकलपुरा एक गांव है, पूरा उड़ा दिया गया, पांचली उड़ा दिया गया। तो इस तरीके के जो ये गांव है और जो चीजें हुई, ये जी। नजरअंदाज हुई और इनकी वजह अलग अलग थी। ऐसा नहीं है कि एक वजह से थे भाई, 3 तरीके की ताकतें थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। कुछ रजवाड़े थे जो अपने राजकाज के लिए लड़ रहे थे, जी आम आदमी थे जो आज लगान भी ऐसे ठोक से, लोग हैं आज सर भी है। सियासत में जो सिर्फ अपना कारोबार, अपना व्यापार, बिजनेस और नहीं, अपनी उनकी भी अपनी ठीक थी, मैं किसी को ही नहीं कह रहा। सिपाहियों का अलग वजह थी भाई। बाद में ये हुआ था कि शायद यहाँ अफवाह फैल गई थी कि सारे सिपाहियों को बंदी बनाया जा रहा है, तो अन्य जो फौजी कंपोनेंट्स 31 मई को होना था, जी यहाँ बेसब्री में गलत हो गया। जी तो एक अंग्रेज ने ये भी लिखा है कि इससे हमें संभलने का मौका मिल गया। जी तो उस दृष्टि से तो ये गलत हो गया, पर जी ये फख्र का है कि भाई शहादत देना, अपनी जान बाजी पे लगाना छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी कुर्बानी। बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन लोगों ने दी और एक आज़ादी की मशाल जली, चिंगारी जली, मशाल बनी। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वरना इतने साल हम गुलामी थे। तो ये हमारे लिए, मेरठ शहर के लिए फ़ख्र की बात है। एक मेरठ कंस्पिरेसी केस है, कम्युनिस्ट आंदोलन का केस है, वो 23-24 का है। उस वक्त में दुनिया भर के कम्युनिस्ट यहाँ इकट्ठा हुए। तो मतलब मेरठ शहर अपने आप में क्रांतिकारी है। जब अंग्रेजों ने षड्यंत्र का नाम दिया कि भाई ये कम्युनिस्ट जो हैं यहाँ बैठ के अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलट जी के लिए साजिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरठ के लिए एक और सवाल बहुत विशेष और खास बन जाता है। मेरठ में एक विधानसभा है हस्तनापुर, जहाँ के अभी योगी सरकार में मिनिस्टर हैं दिनेश खटीक जी और शामली के वो प्रभारी भी हैं। अच्छा। मेरी मुलाकात यूपी की राजधानी लखनऊ में कई बार हुई, कई भाई बेबाक उनके इंटरव्यू हमारे साथ हुए हैं, निधि जी का हमारे साथ। उनकी विधानसभा के बारे में चर्चा है जी। कि जो यहाँ से एमएलए बनता है उसी की सरकार बनती हो, चाहे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, अखिलेश यादव जी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज की सरकार चल रही हो। जो एमएलए हसनापुर से बनेगा, सरकार यूपी में उसी की बनेगी। ये पाखंडवाद है या रियल कुछ और है सर? देखिए, ये इत्तेफाक होते हैं, ऐसा ही एक बात मुकद्दर बन जाता है ऐसा हाँ, कई मतलब बार। ऐसे मिथक बनते हैं, ऐसे मिथक बनते जैसे पीएम मोदी जी कहते हैं मैंने फला स्टेशन पर चाय बनाई और चाय बेची है अपने देशवासियों के लिए, जी। उस स्टेशन का आज तक मालूम नहीं, ये बात किताब से या मुझे तो इसका नहीं पता, पर बहरहाल जो योगी जी वाला है कि भाई यहाँ चलती थी बात कि नोएडा जो सीएम आता है उसका जी। तख्ता पलट हो जाता है। अब योगी जी तो कई बार आ गए, है ना। अब तख्ता पलट हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। राइट सर। मेरठ क्रांतिकारी धरती और इतिहास के बारे में, आपके तारुफ और परिचय के बारे में अब एक सवाल और अहम बन जाता है नीट का एग्जाम को लेकर। हाँ। जिस तरीके से देश के युवाओं का ब्रेन ये सोच रहा था कि हमें डॉक्टर बनना है और बेसहाराओं की और महिलाओं के उत्थान और सम्मान में और देश हित में अच्छे फैसले और उनकी मदद करनी है अपने ब्रेन से, अपने हार्ट से, अपने मेडिसिन से, लेकिन उनका सपना चकनाचूर होते हुए देख रहा है। यहाँ तक कि ये सब कुछ होने के बाद भी जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तमाम देश के कोने कोने इलाके में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत, आर्मी में डॉक्टर रहे हैं, ऑफिसर्स रहे हैं और आज भी आप बड़े मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर रहे हैं, हमने तैयारी भी करी है। उन दिनों सीपीएमटी हुआ करता था जी, वो स्टेट लेवल का हुआ करता था। सीबीएसई और ये सीपीएमटी ऑल होता इंडिया था सर। हमारे जमाने में। सीबीएसई ऑल इंडिया का होता था, सीपीएमटी उत्तर प्रदेश के जी, लिए राइट होता था। सर। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस होते थे, जैसे अलीगढ़ था, बीएचयू था, एम्स था, पौंडीचेरी था, जिपमर वगैरह, इनके अलग अलग हुआ करते थे जी, एग्जाम। जी तो वो दौर था जब पूरे उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी के मार्फत मात्र 7 मेडिकल कॉलेज होते थे। और मेरठ मेडिकल कॉलेज, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में यहाँ से आगरा तक दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था, आगरा में एसएन मेडिकल, और वहां से पूरे उत्तराखंड में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, राइट सर। इकलौता मेडिकल कॉलेज होता था। डॉक्टरों की बड़ी बड़ी शान थी जी और बड़ी बात मानी जाती थी। आज मेरठ में ही 3 मेडिकल कॉलेज हैं। जी तो 2 चीजें आप इन पे मैं 2 दिशाओं में बात करना चाह रहा हूँ। जी हम लोग खुशनसीब लोग थे और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस मुल्क का, जी। हमारे Right, sir. देशों को। क्यों? हम लोग सिर्फ 300 रुपए में हमारे हॉस्टल का साल भर का किराया होता था। हमारा पानी हम इस्तेमाल करते थे, बिजली हम इस्तेमाल करते थे, तमाम चीजें खाने के अलावा, गुड उसकी सर। सारी मेंटेनेंस ये सब। आज जो डॉक्टर बन रहा है 1 करोड़ रुपए से कम एमबीबीएस में नहीं बन रहा है। जी 1 करोड़ रुपया उसके माँ बाप कहाँ से लाएंगे? हम लोग बिल्कुल सर। सामान्य मिडिल क्लास के लोग हैं। जी, जी मैं तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर ये आज के हालात होते तो हमारे माँ बाप तो हमें डॉक्टर भी ना बना पाते। बिल्कुल सर। तो हमारे जैसे लोगों को
बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए इस मुल्क की व्यवस्था का कि ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हम लोग जो है कर पाए डॉक्टरी। पहली बात। दूसरी बात, वो लड़का आज के हालात में जो 1 करोड़ में एमबीबीएस करेगा जी और मिडिल क्लास का, पता नहीं उसके पिताजी ने मकान दुकान क्या गिरवी रखा होगा, जी, क्या बेच बाच करके उसके माँ बाप उसे पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाया है। वो अपने बाप का कर्ज उतारेगा या वो समाज सेवा करेगा? राइट सर। उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे? आपने पैसे के चक्कर में पहले दिन से ही डाल दिया है उस बच्चे को। जी अगर वो बहुत अच्छे मन का भी बच्चा होगा तो भी 1 करोड़ रुपए कैसे, कहाँ से करेगा? माइंड पर बर्डन डाल दिया। भाई अगर अच्छा फर्माबरदार घर के प्रति सोचने वाला बच्चा होगा और जी सर। सामान्य मिडिल क्लास परिवार से होगा तो वो तो इतने कर्ज से दबा हुआ होगा जी कि उसका जमीर खुद ही कुचला जाएगा। बिल्कुल सर। वो जमीर बचाएगा या अपना वो बचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये व्यवस्था जो है समाज हित में नहीं है। जी एक बात। दूसरी, ये तो हो गई जब वो सेलेक्ट हो गया। जी अब यहाँ तो उसके सेलेक्ट होने से पहले भी एक बड़ा बैरियर खड़ा कर दिया आपने कि कोचिंग होनी है। जी 2 लाख 4 लाख 5 लाख से नीचे की कोचिंग नहीं है। बिल्कुल सर। कितने बच्चों को उनके माँ बाप 2 4 5 लाख रुपया, ये तो मैं औसतन बता रहा हूँ, जी जी और जो बढ़िया वाले हैं उनमें तो 2-2 लाख का एक सब्जेक्ट है, 10-10 20-20 लाख की कोचिंग है। सर। उनकी मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे 1 करोड़ देके एडमिशन पा रहे हैं। राइट सर। 1 करोड़ को जो भी मिल रहा। और तीसरा सवाल, जो बड़ा सवाल आरक्षण को लेके तमाम लोग उठाते थे, वो मेरिट का था। भाई अगर आपकी परसेंटाइल 0 पे एडमिशन हो रहे हैं जी फिर मेरिट कहाँ गई? बिल्कुल सर। तो ये भी तो एक पैसे का आरक्षण हो गया राइट सर। कि वो बच्चा नंबर ज्यादा लाएगा लेकिन एडमिशन नहीं पाएगा जी क्योंकि वो 1 करोड़ नहीं दे पाएगा, और वो बच्चा एडमिशन पाएगा 0 परसेंटाइल लाएगा क्योंकि उसके माँ बाप की जेब में बटुआ मोटा है, राइट सर। वो पैसों से सब कुछ खरीद पैसे लेगा। से सब कुछ खरीद लेगा। राइट सर। तो ऐसी पॉलिसीज प्रीमियम तत्काल रेलवेज में, मैं ऐसी पॉलिसीज के बहुत खिलाफ हूँ। राइट सर। मैंने भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है, मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं वेटिंग में हूँ। आपने भी अप्लाई किया है, आप प्रीमियम तत्काल में जाते हैं, लेके आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि सरकार ही ब्लैक कर रही है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। राइट सर। तो जैसे टिकट ब्लैक ही होते थे सिनेमा हॉल में, जी तो मुझे ऐसा सा लगता है ये वो है फ्लोटिंग रेट्स, इसके लिए अच्छे शब्दावली दी जा रही है। फ्लोटिंग रेट्स, जी क्या फ्लोटिंग रेट होता है भाई? जी जी एक व्यवस्था होनी चाहिए, नागरिक को एक पैरिटी पे बराबरी के वो मिलना चाहिए खेलने के लिए, जी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने या आपने जेब से पैसा फेंका और तमाशा देखा और दूसरा टुकुर टुकुर देख रहा है। राइट ये सर। नहीं होना चाहिए। हो सकता है, देखिए, दुर्घटना या कोई भी चीज किसी के भी कार्यकाल में हो बिल्कुल सकती है, सर। मैं उसको हादसा मान रही हैं आप? नहीं, मैं हादसा भी नहीं मान रहा, मैं इसे देश का दुर्भाग्य मान रहा हूँ, हादसा नहीं मान रहा, क्योंकि ये एक दफा नहीं हुआ है, बार बार हुआ है। तो ये व्यक्ति की खामी तक सीमित करना गलत है, ये व्यवस्था की खामी बन गया है, राइट सर। जो और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति बेईमान हो जाए, उसका इलाज संभव है, पूरी व्यवस्था बेईमान हो जाए जी तो फिर प्री प्लान हो सकता है। तो फिर उस व्यवस्था का निदान पूरा ओवरहॉलिंग है। व्यक्ति का निदान तो ये हो सकता था, उठा के आप जेल भेज दीजिए, हटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जी और बुरी बात क्या है, किलिंग द मैसेंजर जिसे कहते हैं। राइट सर। आपको बुखार है, बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है, जी अंदर कोई बीमारी है, उसका सिग्नल बुखार है। राइट सर। तो पेपर लीक होना अपने आप में एक कैंसर, अल्सर जो भी कहेंगे है, जी जी लेकिन ये किसी बीमारी की वजह से। वो बीमारी क्या है? ये तो सिग्नल दे रहा है ना, जी। आपके सामने सिग्नल ब्लिंकर जल रहा है, राइट सर। ब्लिंकर जल रहा है, सायरन बज रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप उसे नहीं देख रहे हैं। उससे भी बुरी बात, जो आदमी मैसेज लेके आ रहा है, भाई मरीज डॉक्टर के पास तो यही कहेगा कि साहब मुझे बुखार है, हरारत है, ये है, सारे जी शरीर में ये। अब डॉक्टर उसकी नब्ज नाड़ी जो भी देखेगा फिर बताएगा भाई पेट में विकार है, गले में वो है, क्या है, कहाँ है बीमारी, निदान करेगा। अब अगर मैं मरीज की ही सुननी बंद कर दूं, डॉक्टर अपनी चलाए, नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं सुन ही नहीं रहा मरीज की, मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूँ, तो मैं अपने फर्ज को निभा नहीं रहा। मुझे राइट उसे सर। गौर से सुनना चाहिए। तो प्रजातंत्र में जो शब्द पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, 2 शब्द है, संवाद और इंसाफ। संवाद और इंसाफ। जब मैं मरीज की सुनूंगा तो मुझे पहले मर्ज सुने, पता है, हाँ, फिर इंसाफ करें, फिर इंसाफ करें। या इलाज कह दीजिए आप, इंसाफ या इलाज। राइट जी सर। तो जब मैं सुनूंगा ही नहीं तो इंसाफ और इलाज तो बात की बात है। बिल्कुल सर।
इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करेंगे। डॉक्टर मेजर हिमांशु साहब ने बड़ी बात कही है, संवाद और इंसाफ। पहले सुनेंगे फिर समाधान करेंगे। और ये इनका सीधा सीधा सवाल है भारत सरकार के दिग्गज मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए।